किसान हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा तो होता है, लेकिन आज तक ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के झंडे का डंडा ही बना रहा। कितने ही किसान प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में गए, लेकिन आज भी हमारे देश के 31 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को कांग्रेसी, बीजेपी, सपा, बसपा, इसका उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, तो आप पहले से ही ऐसा मन बना करके इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल माइलिट सोहन में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें 40% लोग सीधे सीधे कृषि से जुड़े हुए हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं, और 10 से 15% लोग इनडायरेक्ट वे में खेती के साथ में जुड़े हुए हैं। कृषि हमारी जीडीपी में लगभग 14 से 17% के बीच में कंट्रीब्यूट करती है। और अगर किसानों की हम बात करें तो भारत के 86% किसान छोटे किसान हैं। अब किसानों की कमाई की बात करें तो 2 हेक्टेयर में एक किसान 6 महीने में 25 से 27 क्विंटल अनाज निकालता है। सरकार द्वारा जो लेटेस्ट एमएसपी तय की गई है वो है 1925 रुपए। 1925 से 25 से 27 क्विंटल की अगर मैं बात करूं तो ये होती है लगभग 48,000 से लेकर के 51,000 रुपए। यानी कि एक पूरे किसान परिवार की 6 महीने की आमदनी 48,000 से लगभग 51,000 रुपए। यानी कि हर महीने की हम बात करें तो 8,000 से लेकर के 8,666 रुपए तक। इस 8,666 में 50% भी अगर मैं प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल दूं तो लगभग 4,500 रुपए। 6 महीने में एक किसान परिवार की इनकम की बात करें तो 4,500 रुपए। यानी हर रोज की अगर हम बात करें तो 150 से 200 रुपए। ट्रेन में भीख मांगने वाले भिखारी की भी इनकम शायद इससे ज्यादा है। यही कारण है 2014 से लेकर के 2018 के बीच में 57,345 किसानों ने आत्महत्या कर ली। और अगर मैं बात करूं प्रति वर्ष की, 11,469 किसानों ने प्रति वर्ष आत्महत्या की है। और अगर रोज की मैं बात करूं तो रोज 31 किसान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों ने बहुत सारे प्रतिनिधियों को जिताया, लोकसभा और विधानसभा में भेजा। हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में किसान जरूर होता है, लेकिन हमेशा किसान पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे का डंडा ही बना रहा है। और यही कारण है कि किसानों की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। अब बात करते हैं हम सरकार द्वारा लाए गए इन 3 बिलों की और किसानों के धरने प्रदर्शन की। क्या इन 3 बिलों से जो सरकार का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का कर पाएगी? क्या किसानों की हालत जो आज तक नहीं सुधरी है वो सुधर पाएगी? इसमें सबसे पहला है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। दूसरा है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। और तीसरे की अगर बात करें तो द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाकर के 3 बिल पेश किए गए और आज ये 3 बिल कानून की शक्ल ले चुके हैं। एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट 2020 की अगर हम बात करें तो ये कोई नया कानून नहीं है। ये 1955 में लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से ये कानून है। इसके अंदर जो एसेंशियल प्रोड्यूस हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और इस लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड और रिमूव करते रहते हैं। जैसा कि अभी कोविड के समय में मार्च 2020 के दौरान इसमें मास्क और सैनिटाइजर को ऐड कर दिया गया था और जुलाई 2020 में इसको इससे रिमूव कर दिया गया था। बेसिकली 1955 में भी इस बिल को लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो काला बाजारी को रोकने का था। कोई भी व्यक्ति किसी भी फसल का या किसी भी वस्तु का जरूरत से ज्यादा स्टॉक अगर कर लेगा और फिर एक आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट करेगा और फिर उसको ऊंचे दामों पर उस चीज को बेच करके वो काला बाजारी को बढ़ावा दे सकता है। काला बाजारी को रोकने के लिए उस वक्त इस एक्ट को लाया गया था और इसके अंदर लिमिट रखी गई थी कि किसी भी चीज को आप इतनी लिमिट तक ही स्टॉक कर सकते हैं, चाहे वो किसान है चाहे वो कोई व्यापारी है। क्योंकि उस समय अनाज और चावल के स्टॉक लिमिटेड थे, कम पैदावार थी और जरूरत से ज्यादा स्टॉक करने वाले को सजा का भी प्रावधान था। अब इस बिल में जो अमेंड किया गया है वो ये किया गया है कि आप किसी भी चीज की, किसी भी फसल की, आप चाहे किसान है चाहे आप व्यापारी है, आप कितनी भी लिमिट का इसको आप स्टॉक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अनलिमिटेड स्टॉक करने से क्या प्राइस वार नहीं होगी, क्या प्राइस नहीं बढ़ेंगे? तो उसके लिए भी सरकार ने इसमें एक प्रावधान लाया गया है कि किसी भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की कॉस्टिंग अगर 200% बढ़ जाती है या पिछले 5 साल का जो एक एवरेज है उसके डबल हो जाती है तो उसको वापस इसी लिस्ट में ले आया जाएगा। इसके अलावा जो फूड स्टफ या फूड ग्रेन्स हैं
उनकी लिमिट अगर 50% बढ़ जाती है या पिछले 5 साल के एवरेज का 1.5 गुना उसका प्राइस हो जाता है, तो वापस से उस प्रोडक्ट को उस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर वही सारे नियम लागू होंगे जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर लागू होते हैं। सजा का प्रावधान है तो उतनी सजा भी होगी। अब बात करते हैं कि इससे नुकसान क्या होगा। तो किसानों की अगर हम बात, भारत के अंदर 86% लगभग छोटे किसान हैं, तो उन्हें तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बड़े किसान अपनी फसल को स्टॉक कर सकते हैं। जब उन्हें लगता है कि फसल का दाम अब महंगा हो गया, जैसे गर्मियों में गेहूं का जो दाम है वो कम होता है जब पैदावार होती है, और सर्दियों के आसपास गेहूं का दाम बढ़ जाता है, तो जो बड़े किसान हैं या जो कोई स्टॉक कर सकता है उस वक्त अपनी फसल को बेच सकता है। तो अब बात करते हैं किसानों की। जिस किसान की हालत इतनी बुरी है कि वो भिखारी से भी कम कमाता है या उसके बच्चों की वो फीस नहीं जमा कर पाता है, तो वो अपनी फसल को तुरंत बेचेगा या उसको स्टॉक करके रखेगा। अब किसान अगर स्टॉक करता है तो नई फसल के लिए पैसा कहां से आएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। अब सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार कहती है कि इससे आपकी फसल का रेट भी बढ़ेगा। किस तरीके से? अब सरकार ने स्टॉक करने की लिमिट बढ़ा दी है, तो बड़े किसान तो स्टॉक करेंगे ही, व्यापारी भी इसको स्टॉक करेंगे। सपोज करिए आशीर्वाद आटा वाले को गेहूं चाहिए या किसी राइस कंपनी को चावल की जरूरत है, तो अब वो ज्यादा से ज्यादा किसानों से खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा अभी स्टॉक करेंगे। तो जब जैसे ही बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो सिंपल सा रूल है डिमांड एंड सप्लाई का कि बाइंग अगर बढ़ती है तो प्राइस भी उसके साथ बढ़ता है। सरकार का जो उद्देश्य है वो बाइंग को बढ़ाने का है। जितनी ज्यादा से ज्यादा बाइंग बढ़ेगी, आपकी जो प्रोड्यूस है उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं इसी लिस्ट में दूसरे एक्ट की या दूसरे बिल की, जो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। जब कृषि कानूनों को बनाया गया तो उसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया कि किसान जब अपनी फसल को उगाता है तो उसको बेचने की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। पुराने समय में क्या होता था कि किसान अपनी जो फसल है वो साहूकारों को या लेनदारों को या जिनसे पैसा लेके रखते थे उनको बेच देते थे और उससे किसानों का शोषण होता था। तो सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी की स्थापना की। पूरे देश में एपीएमसी यानी कि मंडियां बनाई गई और सरकार का लक्ष्य था कि हर 5 किलोमीटर के दायरे में ये एपीएमसी मंडियां होंगी। लेकिन एपीएमसी मंडी की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश के अंदर आज लगभग 7320 एपीएमसी मंडी हैं। अब दिक्कत यह है कि कहीं ये मंडियां ज्यादा हैं, जैसे कि पंजाब में 116 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में एक मंडी है और मेघालय की अगर मैं बात करूं तो 11215 किलोमीटर में एक मंडी है। तो अब दिक्कत यह है कि जहां पर मंडियां नजदीक है तो उन लोगों को तो फायदा हो जाएगा। जैसा कि सरकार के आंकड़े हैं, पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो ज्यादातर अपनी जो फसल है वो सरकार को एमएसपी पर बेच पाते हैं। तो उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि वहां पर एपीएमसी मंडियां ज्यादा हैं। अब दिक्कत क्या है, किसान लगभग 40% ही अपनी फसल मंडी के अंदर बेच पाता है, या तो वो डायरेक्टली किसी को बेच देता है या किसी साहूकार को, या वो कहीं और माध्यम से अपनी फसल को बेचता है। यानी कि सारी फसल जो है वो आज भी एपीएमसी मंडी के अंदर नहीं बिक रही है। अब एपीएमसी मंडी में किसान के साथ एक खेल और होता था। किसान अपनी फसल लेकर के जाता है और उधर से खरीदार आता है, तो यहाँ पर बिडिंग होती है और जो भी बिडर उसको ज्यादा बोली देता है, किसान की सहमति के साथ में उसकी फसल वहां पर दे दी जाती है। आड़ती खरीदार से और किसान से अपना कमीशन लेता है। बात अगर यहीं तक थी तो ठीक था। होता क्या है कि सुबह सुबह सारे आड़ती मिल करके फसल का रेट तय कर लेते हैं और पूरे दिन उसी रेट के आसपास मंडी में ट्रेड होती है। पहली चीज। दूसरी चीज, ज्यादातर आड़ती खुद ही किसान की फसल खरीद लेते हैं खरीदार बन के, या फिर अपना ही खरीदार खड़ा करके किसान की फसल मनचाहे दामों पर खरीद लेते हैं और फिर उस फसल को वो उन कंपनीज को या किसी को भी आगे बेच देते हैं। तो यहां पर वो किसान से कमीशन भी लेते हैं और जो प्राइस मार्जिन है वो भी कमाते हैं। तो सरकार कहती है कि हम ये बिचौलिया अब खत्म कर देंगे और किसान डायरेक्टली किसी को भी बेच सकता है। मैं इस अमेंडमेंट की बात करता हूं। तो सरकार ने इसके अंदर अमेंड क्या किया है कि आप किसी भी स्टेट, सपोज करिए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपको लगता है कि जो पंजाब की एपीएमसी मंडी है वहां पर आपको दाम अच्छा मिल रहा है या वहां पर आपकी फसल जो है वो महंगी बिक सकती है, तो आप अपनी फसल को वहां ले जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर स्टेट किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाएगा, जो कि एपीएमसी मंडी में आपको टैक्स देना पड़ता है। और साथ में ही इसमें यह भी अमेंड किया है कि आप चाहें तो डायरेक्टली किसी कंपनी को या डायरेक्टली किसी को भी आप अपनी फसल बेच सकते हैं, जैसा कि पहले नहीं था। आप किसी भी कंपनी को अपनी फसल बेच सकते हैं और उस पर भी राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। तो यहां पर एक तरफ जहां किसान को फायदा है और जहां पर एक कंपनी को फायदा। मंडी वाले ऐसे सोचते हैं मंडी में अगर फसल आकर के नहीं बिकेगी तो मंडियां बंद हो जाएंगी और अगर वहां से जो टैक्स राज्य सरकार को मिलता है तो वहां पे राज्य सरकार की आमदनी है वो भी खत्म होगी। राज्य सरकार
इसी टैक्स के पैसे को राज्य में खर्च करता है। अब कैसे खर्च करता है वो तो हम सभी लोग जानते हैं। हम इस बिल पे आगे बढ़ते हैं। अब किसान ये कहते हैं कि अगर लोग इसी तरीके से मंडी से बाहर सामान बेचने लग जाएंगे तो धीरे धीरे ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। जहां सरकार कहती है कि 5 किलोमीटर के दायरे में एक मंडी होनी चाहिए, तो ये बिल तो मंडियां खत्म करने के लिए आ गया, ये तो मंडियां खत्म कर देगा। लेकिन सरकार कहती है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, मंडियों को तो हम और बढ़ावा दे। लेकिन ये अमेंड इसलिए किया गया है कि ताकि आपके स्टेट में अगर किसी फसल का प्राइस कम मिल रहा है तो आप दूसरे स्टेट में जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली सरकार के साथ जो भी बात चल रही है, सरकार इसमें कुछ अमेंड करने के पक्ष में भी है। सबसे बड़ी बात तो यह कि जो किसान को बेचने पर और खरीदने वाले को खरीदने पर जो टैक्स देना पड़ रहा था वो टैक्स नहीं दिया जाएगा, और इस टैक्स की एवज में जो खरीदार है वो किसान के साथ में नेगोशिएशन करेगा कि आप मंडी में जाएंगे तो ट्रेड पर टैक्स लगेगा, और अगर आप यहां बेचते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर एमएसपी से भी नीचे ट्रेड होने का डर है, पहली चीज। दूसरा डर यह है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट प्लेयर किसान से फसल खरीदता है और वो उसको पैसा नहीं देता है, 3 दिन के अंदर एसडीएम के पास वो अपनी शिकायत कर सकता है, और एसडीएम को ये आदेश है कि 1 महीने के अंदर उसकी समस्या को रिजॉल्व करना है। लेकिन एसडीएम के पास में काफी काम होते हैं, तो अगर ये काम और आ जाएगा तो आपको पता ही है, जैसे सरकारी फाइलों पे धूल जमती है, तो किसान के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो यहां पर किसान का पैसा लेट आने का या ना आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हालांकि अभी किसानों ने जो आंदोलन किया है उसमें सरकार ने यहां पर इसमें अमेंड करने की बात की है कि किसान के लिए भी यह प्रावधान किया जाएगा कि अगर उनको उनकी फसल का मूल्य नहीं मिला या एसडीएम उनकी समस्या का निदान नहीं कर पाया तो वो कोर्ट जा सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम तीसरे बिल या तीसरे एक्ट की, जो है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी ये 2 चीजें आती है। बात करते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से होती आ रही है, कई स्टेट में हो रही है, जिसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सरकार ये कहती है कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर या कोई कंपनी किसान के साथ मिल करके खेती कर सकती है, जिसमें खेती किसान करेगा और फसल खरीदने का और प्राइस देने की जो जिम्मेवारी है वो उस कंपनी की या उस खरीदार की होगी। मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझाता हूं। सपोज करिए कि आशीर्वाद कंपनी ने किसान से एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया, आप मेरे लिए ये क्वालिटी, ये बीज का आप ऐसा ऐसा अनाज मेरे लिए उगा करके देंगे और आपका प्राइस ये रहेगा। इस एग्रीमेंट के अंदर उस फसल का प्राइस लिख दिया जाएगा और क्या क्या टर्म कंडीशन होंगी वो सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी। इसमें किसान को एक फायदा और है कि जो किसान को लागत लगानी पड़ती है और अक्सर किसान के पास पैसा नहीं होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, तो किसान को यह फायदा होगा कि जो बड़ी कंपनी है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है वो किसान को शुरुआत में लागत में सपोर्ट करेंगी, उसकी खेती की उर्वरा क्षमता बढ़ाएंगी, उसको खाद बीज इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इधर किसान जो अपनी मेहनत का हमेशा लेता आया है उसको अपनी मेहनत का भी मिलेगा, इधर कंपनी को मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा और बिचौलियों के चंगुल में नहीं फंसना पड़ेगा, इधर किसान का जो सामान है वो सीधा खेत से ही बिक जाएगा। अब समस्या कहां है? समस्या इसमें यह है, सबसे पहली बात तो उस एग्रीमेंट के अंदर जो फसल का रेट तय होगा किसान उसी फसल पर बेच सकता है। इसमें फायदा तो यह है कि अगर कल को मंडी में रेट कम होता है या उसकी फसल नहीं बिकती है, यहां खरीदार ने उसको पहले से ही अश्योर किया हुआ है कि उसकी जो प्रोड्यूस है वो बिकेगी और इस रेट पर बिकेगी। अब नुकसान थोड़ा सा यह है कि अगर सपोज करो जो रेट है अगर एमएसपी सरकार उससे ज्यादा घोषित कर देती है तो किसान के साथ में यहां दिक्कत होगी। लेकिन एक बात याद रहे, सिर्फ 6% किसान ही मंडी के अंदर अपनी फसल बेच पाते हैं, तो यहां तो ये टेंशन नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो कंपनियां हैं या जो आशीर्वाद कंपनी है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए किसी कंपनी का नाम ले रहा हूं, ये सोहन कंपनी भी हो सकती है। अब सपोज करिए कि सोहन कंपनी ने किसान के साथ में एग्रीमेंट किया कि आप मेरे लिए अनाज उगाएंगे और मैं ऐसे ऐसे क्वालिटी का इस प्राइस पे आपको अनाज लूंगा। अब सपोज करो कि वो क्वालिटी उस वक्त नहीं हो पाती है या कंपनी की क्वालिटी चेक टीम उसको फेल कर देती है, तब क्या होगा? दूसरी चीज, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है और जो एग्रीमेंट बनेगा और जो एग्रीमेंट की लैंग्वेज है वो जहां तक है वो इंग्लिश में होगी या इतनी टिपिकल होगी कि किसान उसको नहीं समझ सकता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, अब जो कंपनी है, सोहन फूड एंड एग्रीकल्चर कंपनी है या आशीर्वाद कंपनी है या मैगडी कंपनी है, उनकी जो एक पूरी लीगल टीम है
उसके मुकाबले किसान का वकील कहां खड़ा रह सकता है या क्या कर सकता है, या किसान कोर्ट में जा सकता है, अब वो खेती करेगा या कोर्ट में उस कंपनी से लड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, भारत के अंदर लगभग 86% जो किसान है वो छोटे किसान हैं। तो अब जो बड़ी कंपनी है जो 2-2 हेक्टेयर के किसान है उनके साथ तो एग्रीमेंट करेगी नहीं। तो जहां तक मैं मानता हूं इसका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा बड़े किसान ही उठा पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज, सपोज करिए कि किसी कंपनी ने किसान के साथ में ड्रैगन फ्रूट उगाने का एक एग्रीमेंट साइन किया। अब कंपनी जब तक वो फसल तैयार हुई, कंपनी वहां आकर के हो जाती है दिवालिया। अब किसान ने अब से पहले ना तो ड्रैगन फ्रूट उगाया था और ना ही उसको यह पता है कि अगर ये कंपनी नहीं लेगी तो फिर इस ड्रैगन फ्रूट को मैं ले जाकर के बेचूंगा कहां। तो ये भी एक बड़ी चिंता है। अब बात करते हैं बिचौलियों की। सरकार कहती है कि अब किसान और खरीदार के बीच में बिचौलिया खत्म हो जाएंगे। अब आप एक बात बताइए कि जब मैगडी जैसी कंपनी या आशीर्वाद जैसी कंपनी या और कोई भी बड़ी कंपनी या डाबर जैसी कंपनी किसी किसान से अगर फसल के लिए एग्रीमेंट करेगी तो क्या वो डायरेक्ट उस किसान के पास जाएगी? वो तब भी किसी ना किसी मिडिलमैन को ढूंढेगी और यहां पर बिचौलिए खत्म नहीं होंगे। यहां पर हो सकता है शोषण और बढ़ जाए। मिडिलमैन भोले भाले किसानों को एग्रीमेंट कराने के नाम पर शोषित करेंगे, परेशान करेंगे। आपने इसके कई उदाहरण देखे होंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने कई बार देखा होगा कि एटीएम बूथ लगवाने के चक्कर में या छत पर टेलीफोन के टावर लगवाने के चक्कर में कई मिडिलमैन शोषण करते हैं और लोग शोषित होते हैं। अब बात करते हैं एमएसपी। सबसे ज्यादा हो हल्ला अगर हमने आपने सुना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी पर सुना है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लाल बहादुर जी के समय से ही जब ये किसान कानून आए तो उस वक्त एमएसपी भी तय की गई कि एक मिनिमम रेट होगा जिस पर किसान अपनी फसल किसी को भी बेच सकता है और अगर कोई फसल नहीं खरीदता है तो सरकार उस फसल को एमएसपी के प्राइस पर खरीद लेगी। इसी के रूप में एपीएमसी मंडी का विस्तार हुआ और एपीएमसी मंडी में भी एमएसपी पर खरीदने की बात की गई। लेकिन एमएसपी सारी फसलों की तय नहीं होती, पहली बात। दूसरी चीज, सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। तीसरी चीज, जब ये एमएसपी लागू की गई उस वक्त भारत में अन्न की भारी कमी थी, लेकिन अब भारत के पास जरूरत से कई गुना ज्यादा स्टॉक है और बहुत सारा अनाज एफसीआई के गोदामों में सड़ रहा है। अब यहां पर एक बात और आती है कि एमएसपी पर जो फसल है वो सरकार खरीदती है। सरकार कैसे खरीदती है? किसान एफसीआई के गोदामों में जाते हैं और वहां पर एमएसपी पर अपनी फसल बेचते हैं। अब एफसीआई में क्या खेल चलता है? भी किसान वहां पर अपनी फसल बेचने जाता है तो अधिकारी लोग अभी गोदाम खाली नहीं है, अभी ये बात है, अभी वो बात है, ऐसा करके किसान को 2-4 बार टरका देते हैं। अब किसान को तो अपनी फसल बेचनी है, अब वो बेचारा मजबूरी में उस फसल को या तो एपीएमसी मंडी में लेकर के जाएगा या किसी प्राइवेट प्लेयर को या किसी साहूकार को वो बेच देगा। अब एफसीआई वाले अधिकारियों पर यह आरोप है कि वो ये जो 6% है इसमें भी जो ज्यादातर फसल खरीदी जाती है वो इस तरीके से खरीदी जाती है कि वो या तो सीधे उन आड़तियों से खरीदते हैं जो किसानों से पहले ही औने पौने दाम में खरीद के रखे हुए हैं, या फिर ऐसा मान के चलें कि किसान ने जो एमएसपी तय थी 1925, अब किसान ने बेचारे ने बेचा 1600 रुपए और इधर एफसीआई के अधिकारी ने मंडी के आड़ती के साथ में साठगांठ करके वो 1800 में खरीदा। अब 200 रुपए पर क्विंटल और कमीशन तो कमाया आड़ती ने, प्लस 125 रुपए पर क्विंटल गए अधिकारी की जेब में और रजिस्टर में एंट्री कर दी जाती थी। अब किसान को तो यहां भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, सिर्फ 6% ही किसान एमएसपी पर बेच पा रहे हैं, तो 94% किसानों की फसल कौन लेगा? तो एमएसपी तो इसका कोई समाधान नहीं है। तीसरी बहुत अहम बात, एमएसपी पर खरीदा गया गेहूं या चावल कहां जाता है? एफसीआई के गोदाम में, जिसमें बहुत सारा तो चूहे खा जाते हैं या बारिश में भीग जाता है। अब बारिश में भीगने के बाद में जो 19 रुपए किलो या 20 रुपए किलो का अनाज है वो 1.5 रुपए किलो में हो जाता है और वो 1.5 रुपए किलो या 2 रुपए किलो का अनाज फिर कहां जाता है? जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं। इस पर भी बहुत सवाल उठते हैं। अच्छा, जो सही अनाज है वो कहां जाता है? वो राशन कार्ड पर लोगों को 2 रुपए किलो में मिलता है। लेकिन ये जो अनाज सरकार ने 1925 रुपए या 2000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा, असल में ये 2000 रुपए नहीं, सरकार को ये 3000 रुपए प्रति क्विंटल पड़ता है। अब मैं आपको आलोक सिन्हा जी की एक रिपोर्ट बताता हूं। एफसीआई को एमएसपी के ऊपर मंडी से गेहूं खरीदने के लिए 14% तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट देनी पड़ती है,
जिसमें मंडी टैक्स, आड़ती टैक्स, रूरल डेवलपमेंट सेस, पैकेजिंग, लेबर, स्टोरेज देना पड़ता है। फिर 12% उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए खर्च करना पड़ता है, जिसमें लेबर, लोडिंग, अनलोडिंग, और 8% होल्डिंग कॉस्ट देना पड़ता है जो एफसीआई के गोदामों में रखने में खर्च होता है। सरकार को 2000 रुपए प्रति क्विंटल वाला गेहूं पड़ता है 3000 रुपए प्रति क्विंटल। अब 3000 रुपए प्रति क्विंटल यानी 30 रुपए किलो वाला गेहूं सरकार देती है 2 रुपए किलो। अगर अप्रैल से नवंबर 2020 की मैं बात करूं तो सरकार ने अनाज और दाल की राशनिंग में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया, जो कि भारत के सभी नागरिकों का है। अब इधर सरकार अगर खरीदारी ना करे, जो कि अभी भी ओवर खरीदारी कर रही है, वहीं अगर मैं आपको सीएसीपी की रिपोर्ट बताऊं, एफसीआई के गोदाम में गेहूं और चावल मिलाकर सरकार के पास 74.3 मिलियन टन था, जो 41 मिलियन टन होना चाहिए, यानी भारत की जरूरत से 33.1 मिलियन टन ज्यादा। इधर किसानों का भी लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि 94% किसानों को एमएसपी मिल नहीं रही है। उधर सरकार का नुकसान हो रहा है, 30 रुपए किलो में अनाज खरीदे और उधर 2 रुपए किलो में बेच दे। इधर सरकार पर भी बर्डन पड़ रहा है। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब अगर हम भारत के नागरिक होने के नाते और किसी भी पार्टी का फेवर या उसके अगेंस्ट ना जाते हुए अगर हम बात करें, एमएसपी हर सरकार के गले की हड्डी है, क्योंकि ना तो इससे किसानों का फायदा हो रहा है, जहां सिर्फ 6% किसान ही इस एमएसपी का फायदा ले रहे हैं, वहीं सरकार पर एक बहुत बड़ा भार सब्सिडी के रूप में या ओवर प्राइसिंग खरीदने के रूप में सरकार पर पड़ रहा है। इसके अलावा भी भारत सरकार किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि विपणन, डेयरी विकास योजना या किसानों की कर्ज माफी या किसानों के बिजली के बिल माफी के रूप में भी सरकार बहुत बड़ा पैसा किसानों के लिए खर्च करती है, भले ही वो किसानों तक पहुंचे या ना पहुंचे। जैसा कि राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि सरकार जब किसानों के लिए कोई योजना चलाती है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा बीच में ही खत्म हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और सरकार सिर्फ 2-4 फसलों पर ही एमएसपी देती है, और सिर्फ 6% किसान ही अपनी फसल को एमएसपी पर बेच पाते हैं, और 86% किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं, वो अभी भी एपीएमसी मंडी या एमएसपी से दूर हैं, तो उनका इस एमएसपी से कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, सरकार पर बर्डन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और किसानों को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो जब तक इस फील्ड में प्राइवेट प्लेयर नहीं आएंगे, जब तक प्राइवेट कंपनीज किसानों से डायरेक्टली नहीं खरीदेंगी, और हां, प्राइवेट प्लेयर किसान को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं दे पाएंगे, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की सोच है कि एमएसपी को धीरे धीरे खत्म करने की, तो वो समय आ गया है, और प्राइवेट प्लेयर को, प्राइवेट कंपनी को डायरेक्ट किसान से फसल खरीदने के लिए सरकार को बंदोबस्त करना है। साथ ही सरकार को यह भी बंदोबस्त करना है कि कहीं वो प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट कंपनी किसान का शोषण ना करें, किसान की फसल को औने पौने दाम में ना ले। कहीं ऐसा ना हो किसान की जो स्थिति अब 73 सालों में है उससे भी बुरी हो जाए, क्योंकि पिछले 73 सालों में अगर ये बिल थे तो इनसे किसानों की हालत तो नहीं सुधरी है। रोज, जैसा मैंने कहा, 31 किसान अब भी आत्महत्या कर रहे हैं। अगर पुराने एक्ट अच्छे थे तो रोज 31 किसान नहीं मर रहे होते, और अगर नए एक्ट अच्छे हैं, सरकार को किसानों को यह अश्योर करना पड़ेगा कि आपकी फसल का आपको उचित मूल्य मिलेगा, और आपकी फसल के बेचे जाने की पूरी व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है, ना कि प्राइवेट प्लेयर के हाथ में किसान को दे देने की। साथ ही मेरा एक सुझाव यह भी है, जहां सरकार 30 रुपए किलो का गेहूं खरीदकर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को 2 रुपए किलो में बेचती है, वहीं सरकार चाहे तो जगह जगह पर ऐसे स्टोर खोल दे जहां पर रीजनेबल प्राइस पर यह बेचा जा सके। तो इससे क्या होगा कि सरकार की खरीदारी भी बढ़ेगी, और इधर जो आम जन है उनको गेहूं या आटा उचित दाम पर मिलने के भी आसार हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जहां सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं बेचती है और इधर 35 रुपए किलो के हिसाब से एक आम आदमी आटा खरीदता है, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, सरकार सीधे अगर उन स्टोर से आम आदमी को आटा या गेहूं डिलीवर करती है, तो इससे सरकार अपनी जो बाइंग कैपेसिटी है उसको और बढ़ा सकती है।
इधर जो आम जन है उनको भी रीजनेबल प्राइस पर सरकारी दुकान से सामान मिल सकता है। और उधर जो एफसीआई के स्टॉक में पड़ा पड़ा गेहूं या चावल सड़ रहा है जिसको चूहे खा रहे हैं, वो भी सरकार के काम आ सकता है और वो भी स्टॉक निकल सकता है। तो आप लोगों के पास इस बारे में और क्या सुझाव है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। तो दोस्तों, माइलेट सोहन में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके मन में कोई सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। आगे मैं किस तरह की वीडियो या किस मुद्दे पर वीडियो बनाऊं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो या ये विचार दूसरे लोगों तक भी जाए तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।